हेलो गाइस, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने अगले टॉपिक को। हमारा अगला टॉपिक है संविधान का भाग 1। तो जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था संविधान के निर्माण में कि संविधान में कितने भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग हैं और वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन मूल संविधान में 22 ही भाग हैं। तो 22 भागों में ही ABC करके इस तरह से अब वर्तमान में 25 भाग हैं। तो उनमें से हमारा जो पहला भाग है संविधान का भाग 1, तो उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाग 1 में क्या दिया गया है। तो संविधान के भाग 1 में भारत के बारे में दिया गया है कि भारत के संघ और उसके राज्य दिए गए हैं, मतलब द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में संविधान के भाग 1 में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक आते हैं। 1 से 4 तक के अनुच्छेद इस भाग में शामिल हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे देखिए भारत के बारे में कहा गया है। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में भारत के बारे में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। तो ये भारत का नाम दिया गया है अनुच्छेद 1 में। आर्टिकल 1 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इसका नाम जो है भारत का यूनियन ऑफ द स्टेट्स ये दिया गया है। तो हम समझते हैं पहले कि यूनियन ऑफ द स्टेट्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे 3 शब्द 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, परिसंघ, संघ और संघ, मतलब कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। तो अगर हम इन वर्ड्स को समझें तो कन्फेडरेशन में यानी कि परिसंघ का मतलब क्या होता है। परिसंघ का मतलब होता है कि जो राज्य हैं वो राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी पावर जो है वो इस सेंटर को दे देते हैं, वो केंद्र को दे देते हैं और उसके साथ मिलके एक शासन करते हैं। लेकिन मोस्टली ज्यादा जो पावर है वो राज्यों के पास होती है। तो वो सभी मिलके राज्य जब चाहें केंद्र से अलग होकर अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फेडरेशन या फेडरल जो है उसका देखिए हिंदी मीनिंग जो है वो दोनों का सेम ही है। संघ यानी कि इसका भी संघ है और यूनियन भी संघ ही है। तो फेडरल जो है, फेडरल का मतलब यहाँ पे है कि फेडरल कुछ थोड़ा सा कन्फेडरेशन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है कि सभी राज्य जो हैं वो केंद्र के साथ कुछ समझौते करते हैं और कुछ समझौते के अनुसार मतलब केंद्र जो है उनको थोड़ी थोड़ी शक्तियां और राज्य अपनी कुछ शक्तियां केंद्र को दे देते हैं और उनके साथ कुछ समझौते करके उसमें शामिल हो जाते हैं और एक संघ के रूप में, एक फेडरल के रूप में वर्क करते हैं। लेकिन यूनियन में क्या है, यूनियन का मतलब है यहाँ पे हिंदी में संघ ही उसको बोला जाएगा, लेकिन यूनियन का यहाँ पे मतलब है कि भारत में या फिर किसी भी क्षेत्र में जो राज्य हैं वो राज्य केंद्र में शामिल अपनी मर्जी से हो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से उससे बाहर नहीं जा सकते। तो इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है। ठीक है, इसमें केंद्र के पास सारी शक्ति होती है और केंद्र राज्यों को थोड़ी थोड़ी शक्तियां अपने अकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी व्यवस्था है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी हो जाती है, यूनियन जो पावर है वो स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। तो इसलिए भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, क्योंकि भारत में किसी भी राज्य को संघ से या केंद्र से अलग होने की परमिशन नहीं देता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो आप समझते हैं आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत का नाम दिया गया है राज्यों का संघ। तो संविधान में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान में भारत को किस नाम से जाना गया है, भारत का जो नाम है वो संविधान में क्या है। तो क्या नाम है, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, अब इसमें यूनियन ऑफ द स्टेट्स जो है वो भारत राज्यों का संघ है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिकल 1 में पहला पॉइंट ये दिया गया है। अब दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, अगर यहाँ पे बात करें तो दूसरा पॉइंट दिया गया है कि भारत में जो राज्य हैं, दूसरा पॉइंट भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र उनको दिया गया है और वो कहां पे आते हैं, अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में शामिल हैं।
तो मतलब एक तरीके से ये समझिए कि अनुच्छेद एक जो है, अनुच्छेद एक सिर्फ इतना हमें इंडिकेट करता है, हमें इशारा करता है कि अगर आपको राज्यों के नाम और उनके बारे में जानना है तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा, आपको अनुसूची एक के द्वारा आपको जानना पड़ेगा। तो पहले आप अनुसूची एक में जाएंगे राज्यों के नाम और उनके संबंध में, उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल फर्स्ट, तो उसके अंदर जो है वो भारत के राज्य और उनके केंद्र शासित प्रदेश, उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद एक क्या कहता है ये बताता है। तो ये चीज हो गई। और तीसरा पॉइंट क्या है, अनुच्छेद एक जो है वो तीसरा पॉइंट बताता है भारत के क्षेत्रों के बारे में। भारत के क्षेत्र, तो भारत में 3 तरह के क्षेत्रों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कि भारत में कौन कौन से 3 क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद एक जो है वो बताता है भारत के क्षेत्रों के बारे में, ठीक है। रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के क्षेत्र। और भारत के इसमें 3 क्षेत्र बताए गए हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला क्षेत्र है भारत के राज्य स्टेट्स ऑफ इंडिया। दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, मतलब संघ शासित प्रदेश, संघ शासित यानी कि यूटीज। और तीसरा है, तो देखिए भारत के अंदर जो शामिल क्षेत्र हैं या फिर संविधान के अनुच्छेद 1 के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर जो क्षेत्र बताए गए हैं उनमें भारत के राज्य हैं जिनको हम स्टेट्स का दर्जा देते हैं, राज्य का दर्जा देते हैं। दूसरे हैं संघ शासित क्षेत्र यानी कि जिनको हम यूनियन टेरिटरी का दर्जा देते हैं। और तीसरे वो क्षेत्र जो अधिकृत हैं, यानी कि भारत द्वारा अधिकृत क्षेत्र, कैप्चर्ड एरिया। तो तीसरे ये दिए गए हैं। तो 3 प्रकार के क्षेत्र हो गए। अब इसमें अगर बात करें भारत के राज्य, तो प्रेजेंट में राज्य कितने हैं? 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं। प्रेजेंट में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और भारत द्वारा अधिकृत क्षेत्र यानी कि कैप्चर्ड जो एरिया है भारत के पास वो अभी 0 है। तो ऐसा कोई क्षेत्र भारत के पास नहीं है जो कैप्चर्ड है, लेकिन उसको भारत के संविधान में रखा गया है, ठीक है। कल को मान लीजिए किसी देश के साथ कुछ युद्ध होता है, किसी के साथ किसी प्रकार के कोई विवाद होता है, तो भारत जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी क्षेत्र को अपने कब्जे में ले सकता है, उसको अधिकृत कर सकता है, ठीक है। तो वो क्षेत्र जब तक हमारा या तो राज्य ना बने या फिर उसको संघ शासित क्षेत्र में शामिल ना की जाए, तब तक आप उसको किस लिस्ट में इसमें रखेंगे? भारत द्वारा अधिकृत क्षेत्र में। तो 3 प्रकार के क्षेत्र इसमें हो गए, ठीक है। क्लियर? तो आर्टिकल 1 जो है ये आपका क्लियर हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है। एक चीज और समझिए जरा, यहां पे देखें, आर्टिकल 1 में भारत जो है इसका नाम एक और दिया गया है। क्या नाम है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत। तो देखिए इस भारत का जो नाम है संविधान में इस नाम से भी जाना गया है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। क्योंकि अब इसमें क्या हुआ था, इस पे एक अपील यानी कि एक केस डाला गया था, मतलब एक डिमांड रखी गई थी जब संविधान बना था। तो संविधान सभा ने या संविधान बनने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक अपील ये की गई थी कि भारत का जो नाम है वो इंडिया नहीं रखा जाना चाहिए, मतलब हम हमेशा हर जगह भारत का यूज करते हैं, ठीक है। अपने देश का जो नाम है हम भारत के नाम से उसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि भारत माता की जय,
और जनगण मन में जो मतलब हमारा राष्ट्रीय गान है उसमें भी हम भारत भाग्य विधाता और हम भारत का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भारत का जो नाम है वो या इंडिया का जो नाम है वो भारत ही होना चाहिए संविधान के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को ये कहते हुए कैंसिल कर दिया था, ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हमने संविधान में जो नाम रखा है वो इंडिया दैट इज भारत रखा है। तो इंडिया दैट इज भारत मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कह दिया गया है, इस बात को मेंशन कर दिया गया है कि इंडिया जो है वो भारत है। अगर इसको हिंदी में लिखें तो हिंदी में दिया गया है कि इंडिया जो कि भारत है। ठीक है, तो अगर इसमें पहले ही बोल दिया गया है कि इंडिया जो है वो भारत है तो इट मींस इसका कोई अलग से कोई मेंशन करने का या अलग से कोई नाम रखने का कोई पर्पस नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला आर्टिकल कंप्लीट हो जाता है। अब हम समझते हैं आर्टिकल 2 में क्या दिया गया है। चलिए अब समझते हैं आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 क्या कहता है। तो संविधान में जो आर्टिकल 2 है अनुच्छेद 2 है अनुच्छेद 2, तो अनुच्छेद 2 या आर्टिकल 2 क्या कहता है। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत सरकार या संसद जो है, संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी बाह्य क्षेत्र को, ठीक है, मतलब किसी भी बाहरी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है, अपना क्षेत्र बना सकता है और उसको बनाने के लिए संसद को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। मतलब प्रेसिडेंट की रीपरमिशन ग्रांटेड करा के रिपरमिशन प्रेसिडेंट की लेने के बाद संसद जो है वो किसी भी बाहरी क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर सकती है। तो समझिए इसमें डिफरेंस आर्टिकल 2 और 3 में सिर्फ यही माइनर डिफरेंस है कि भारत सरकार या संसद जो है, ये संसद को शक्ति दी गई है कि संसद भारत से बाहर या जो भारत के क्षेत्र नहीं है उन किसी भी क्षेत्र को या बाहरी क्षेत्र को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति रिपरमिशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, उसकी रिपरमिशन से या पूर्वानुमति से किसी भी बाहरी क्षेत्र को अपने देश में अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं। और यह अधिकार किसको दिया गया है, संसद को। तो इसमें क्या दिया गया है कि संसद जो है, संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्री परमिशन, प्री परमिशन। तो मतलब पहले से ही परमिशन राष्ट्रपति की ले ली जाती है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, इस बात को भी आप समझिए कि राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा ही करेगा, वो उस पर मना भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से, अगर राष्ट्रपति पहले से ही पूर्वानुमति दे देते हैं, पहले से ही परमिशन दे देते हैं, तो संसद साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से किसी भी बाह्य क्षेत्र को, किसी भी बाह्य क्षेत्र को, यानी कि एक्सटर्नल एरिया, एक्सटर्नल एरिया या बाह्य क्षेत्र को भारत के सीमा में या भारतीय क्षेत्र में मिला सकती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आर्टिकल 2 में सिर्फ ये चीज दी गई है। मतलब इसमें हम भारत के अंदर के क्षेत्रों की बात नहीं करेंगे, इसमें हम बात करेंगे भारत से बाहरी जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, उनको हम किस तरह से भारत के संविधान में या भारत के क्षेत्र में मिला सकते हैं, कैसे शामिल कर सकते हैं। तो ये जो परमिशन है या ये जो पावर है वो किसको दी गई है, संसद को दी गई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 2। अब इसके बाद अगला हम समझते हैं आर्टिकल 3 क्या है।
चलिए तो समझते हैं आर्टिकल 3 को। आर्टिकल 3 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है ये। अब इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, इस आर्टिकल में दिया गया है कि संसद जो है वो साधारण बहुमत से यानी कि सिंपल मेजोरिटी से, सेम एज सेकंड आर्टिकल, सिंपल मेजोरिटी से राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या करेगा, देश के किसी भी क्षेत्र में, इट मीन्स आंतरिक क्षेत्र में। अब यहां पे बात करेंगे हम इंटरनल मैटर्स की। इंटरनल एरिया मतलब जो भारत का आंतरिक क्षेत्र है, जो भारत का अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। और नोट करके यहां पे लिखेंगे, बिना राज्यों के हस्तक्षेप के, बिना राज्यों के सलाह के। मतलब यहां पे स्टेट्स की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टेट्स की कोई एडवाइस लेने की जरूरत हमें नहीं है। हम सीधा संसद जो है वो पूरी तरह से भारत के अंदर जो क्षेत्र आते हैं, भारत के अपने जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है। और उसके लिए भी संसद को जरूरत है सिर्फ साधारण बहुमत की, और इस साधारण बहुमत में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति यहां पे भी जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो सिर्फ राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के द्वारा ही साधारण बहुमत से संसद देश के किसी भी क्षेत्र में फेरबदल कर सकती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि नए राज्यों का गठन, क्या क्या कर सकती है, नए राज्यों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स मतलब नए राज्यों का गठन कर सकती है, या फिर एक राज्य से अलग करके कुछ क्षेत्र को नया राज्य बना सकती है। ठीक है, मतलब किसी एक राज्य के हिस्से करके, डिवाइड करके उनको अलग अलग राज्य घोषित कर सकती है, नए स्टेट्स उसमें से बना सकती है, या फिर कुछ छोटे राज्यों को या चाहे तो किसी भी राज्यों को मर्ज करके उनको एक बना सकती है, उनके नाम परिवर्तन कर सकती है। ये पॉइंट्स नोट करते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूं। क्या क्या कर सकती है, नए राज्यों का गठन कर सकती है, एक राज्य से अलग अलग हिस्से करके नए राज्य उसमें से बनाए जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी राज्य स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, उनकी जो बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसमें चेंज कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का अगर राज्यों से संबंधित, देश के आंतरिक क्षेत्र से संबंधित अगर कोई फेरबदल करना है तो वो संसद साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है, बिना किसी राज्य के हस्तक्षेप के या बिना किसी राज्य की परमिशन के। ठीक है, तो आई होप आपको ये आर्टिकल 3 समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम आपको और समझा देते हैं। आर्टिकल 3 के अंदर एक चीज और दी गई है, जैसे कि अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम किसी बाहरी क्षेत्र को, किसी एक्सटर्नल एरिया को हम भारत में शामिल कर सकते हैं। लेकिन क्या भारत के संविधान ने सरकार को या संसद को या फिर सुप्रीम कोर्ट को, किसी को भी ऐसी पावर दी है कि वो किसी भारत के क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंप सकते हैं? तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें कि क्या भारत सरकार को संविधान ने भारत के
किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश या राष्ट्र को देने की शक्ति प्रदान की है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो इसमें क्या किया गया है? ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ऐसी कोई पावर नहीं दी गई है। मतलब पार्लियामेंट हो, संसद हो या सुप्रीम कोर्ट, भारत के किसी भी व्यक्ति को या किसी भी राजनेता को हमारे संविधान ने ऐसी कोई शक्ति नहीं दी है जिसके द्वारा भारत सरकार या संसद अपने किसी क्षेत्र को किसी दूसरे राष्ट्र को सौंप सके या किसी दूसरे क्षेत्र को दे सके। ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक समस्या हमारे सामने निकल के आती है। क्या? जैसा कि बेरूबारी जो केस था, बेरूबारी संघ मामला, तो बेरूबारी यूनियन केस कब हुआ था? 1960। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाया है कि बेरूबारी मामला, बेरूबारी केस जो था वो क्या था, किस प्रकार वो अनुच्छेद 3 को संशोधित करता है या अनुच्छेद 3 का उसमें क्या रोल दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पे लिंक मिलेगा, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो उसमें पीछे जाके आप बेरूबारी संघ मामले को अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ इतना आपको समझा दे रहे हैं कि बेरूबारी संघ मामले के अंतर्गत जो बेरूबारी जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, उसमें जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको आधा आधा पार्टिसिपेट करने की, आधा आधा सेपरेट करने की बात की थी, तो फिरोज शाह नून और जवाहरलाल नेहरू के बीच से समझौता हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अनुच्छेद 3 का हवाला देते हुए आर्टिकल 3 को रेस्पॉन्सिबल मानते हुए नेहरू जी या सरकार को यह निर्णय सुनाया था कि किसी भी व्यक्ति को संविधान यह शक्ति नहीं देता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र को वो किसी दूसरे देश को या किसी दूसरे राष्ट्र को देगा। ठीक है, लेकिन अब उसके लिए संसद ने एक दूसरा निर्णय अपना ये सुनाया कि संसद या सरकार अगर ऐसा कुछ करना चाहती है तो उसमें अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 के अंतर्गत आर्टिकल 368 में जाके संशोधन कर सकती है और संशोधन करके तब उसको ऐसा कर सकती है। ओके, क्लियर? तो इसको आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मतलब हमारा संविधान किसी को भी ऐसी शक्ति नहीं देता है कि कोई क्षेत्र भारत का किसी भी दूसरे क्षेत्र को दिया जाएगा, लेकिन हम इसको कब कर सकते हैं? संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 368 के द्वारा। तो ऐसा ही बेरूबारी संघ मामले में जो था 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया गया था, 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 9वां संविधान संशोधन करके बेरूबारी का जो मामला था उसको निपटाया गया था। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं। तो आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं अगला अनुच्छेद, यानी कि अनुच्छेद 4, जो कि भाग 1 में अंतिम अनुच्छेद है, लास्ट अनुच्छेद है, आर्टिकल 4। तो उसको हम समझते हैं। तो आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 4 कहता है कि आर्टिकल 2 एंड 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, इनमें जो संशोधन है, इनमें जो संशोधन है उसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता।
समझे? तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 इन दोनों को संशोधन करने के लिए उनमें अनुच्छेद 368 को आप मान्य नहीं कर सकते हैं। मतलब इन दोनों अनुच्छेदों में, दोनों आर्टिकल्स, आर्टिकल 2 एंड 3 में आप संशोधन करेंगे तो उसको आप अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये कैसे किया जाता है? अगर इनमें अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में हमें संशोधन करना है तो वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जाएगा। उसको आप कैसे करेंगे? उसको संसद करेगी। किससे? साधारण बहुमत से। उसमें कोई भी फेरबदल करना है, कोई परिवर्तन करना है तो उसमें संसद के साधारण बहुमत से उसको पास कर दिया जाएगा। ठीक है? तो इसमें अनुच्छेद 368 का संशोधन मान्य नहीं होता है। बस इसमें अनुच्छेद 4 में इतना हमें दिया हुआ है। क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक था भाग 1 वो हमारा, उसके जो अनुच्छेद 4 हैं वो अनुच्छेद 4 हमारे अभी सिर्फ कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत अभी और काफी सारी चीजें हमें समझनी है जिनको हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तो अभी सिर्फ आज के लिए इतना। बाकी हम अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भारत जो है वो एक अखंड भारत कैसे बना है और भारत के अंदर जो राज्यों का विकास है, भारत के अंदर जो स्टेट्स बनाए गए, राज्यों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था और भारत के राज्यों का निर्माण, जो फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स है वो किस किस के अकॉर्डिंग या किस किस आधार पे हुआ। जो उस समय भारत आजाद होने के समय जो संविधान में या भारत के अंदर जो ब्रिटिश भारत था और जो ऐसी रियासतें थी तो उनका मिलन जो है या उनको भारत के अंदर कैसे शामिल किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसमें क्या भूमिका रही थी, किस किस व्यक्तित्व ने, कौन कौन से लोगों ने मिलके भारत को एक अखंड भारत बनाने की जो एक अपनी मुहिम रही या उनका जो एक प्रयास था वो किस प्रकार से उन्होंने चलाया था, तो उसको हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए अखंड भारत, जो कि हमारा अगला वीडियो आने वाला है, जिसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके साथ साथ हमें बताते रहिए कि हमारा जो एफर्ट है, हमारा जो प्रयास है वो कहाँ तक सक्सेस है। चलिए, थैंक यू।